हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है किस तरीके से वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सन स्पॉट से कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, वो हमें बताने हैं कि सन स्पॉट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो नाम से ही क्लियर है ना, सन स्पॉट। तो सन के ऊपर जो कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ धब्बे होते हैं, साइज इन सब की जो है वो डिफरेंट रहती है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सन स्पॉट होते हैं, ये क्या होता है कि जो सन का फोटोस्फीयर होता है ना, उसके ऊपर ये धब्बे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि ब्राइटर होते हैं। ठीक है, मतलब जो बाकी जो एरिया है वो ब्राइटर, उस एरिया से ब्राइटर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे ये सन है, ये सन का आउटर है, फोटोस्फीयर है। ठीक है, इसमें बोला है कि ये अगर कोई धब्बा होगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो बाकी एरिया जो है ना, उससे क्या होगा कि ब्राइटर होगा। ठीक है, सेकंड दिया है कि ये टेम्पोररी फिनोमिना है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि ये इंडिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर मैग्नेटिक एक्टिविटी को। देखो पहला स्टेटमेंट अगर अपन देखते हैं ना, तो ये सनस्पॉट जो है वो फोटोस्फीयर के ऊपर होते हैं, ये ब्राइटर नहीं होते हैं, डार्क होते हैं। बाकी जो सराउंडिंग एरिया है उससे डार्क होते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेकंड और थर्ड। देखो ये टेम्परेरी होते हैं नेचर के अंदर, इनका कोई परमानेंट फिनोमेना नहीं होता है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पे भी सन के ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवेलेबल है। अब जिनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है, जिन्हें फिजिक्स का जिन्होंने स्कूल में फिजिक्स नहीं था जिनके पास, तो बस इतना याद रखें कि सन के स्पॉट्स जहाँ होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। और हिंदी वाले ये यहाँ से देख सकते हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि सनस्पॉट क्या होते हैं, तो फिर उसके बाद में सोलर फ्लेयर क्या होती है, सोलर विंड्स क्या होती हैं, किस तरीके से सोलर विंड धरती के ऊपर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं या इलेक्ट्रिक जो ग्रिड्स हैं उनको किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से आप समझ सकते हैं सोलर विंड की फॉर्मेशन क्या है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के बारे में दिया है। देखो भारत जो है वो पूरी दुनिया भर से चाहता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और इसी ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड आईआईजी बनाया गया। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इस आईआईजी को नीति आयोग ने बनाया है। दूसरा बोला है कि जो इसमें इन्वेस्टर हैं, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के जो प्रमोटर हैं उनसे डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। देखो पहला इसमें जो है ना वो गलत है, इसको नीति आयोग नहीं चला रहा है, इसको डीपीआईआईटी जो हमारा इंटरनल ट्रेड वाला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वो इसको चला रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, इसमें इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रमोटर्स के साथ, ताकि इजीली उनका कम्युनिकेशन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको डीपीआईआईटी चला रहा है। हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेस है वहाँ से, उससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिया है। इसमें दिया है कि इस जीईएम पोर्टल पे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों अवेलेबल रहती हैं। सेकंड दिया है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो चला रहा है। ठीक है, देखो ये जीईएम पोर्टल क्या है, एक तरीके से वेबसाइट है। अब जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सामान की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी उन्हें अलमारी चाहिए, कभी उन्हें सोफ़ा चाहिए, कभी उन्हें स्टेशनरी चाहिए, इस टाइप से। तो सरकार ने उनकी सुविधा के लिए ये पोर्टल ही बना दिया है कि यहाँ पे आओ, यहाँ से ख़रीद लो, आराम से ख़रीदो, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें गुड्स भी, सामान भी मिलते हैं और सर्विसेज, सेवाएं भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सरकारी जितने डिपार्टमेंट हैं वो सब इसमें यहाँ पे अवेल कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर करके। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं चला रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय चलाता है। हिंदी वाले आप यहाँ से देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए यूपीएससी और स्टेट की प्रादेशिक सेवाओं की तैयारी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कावाकाज के बारे में दिया है। कावाकाज एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। बताना है कि किस किस के बीच में होनी थी। इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस, रशिया नॉर्थ कोरिया, फिर रशिया एंड ये संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बीच में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो कावाकाज जो है 2020 ये रशिया और एससीओ के जो मेंबर है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरीके से इनके बीच होनी थी। लेकिन इंडिया ने इनिशियली बोला था कि हम लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट हमने मना कर दिया। रीज़न ये था कि एक तो इसमें क्या है कि ईरान को भी इनवाइट किया गया था। ठीक है। तो चाइना और रशिया की तो ईरान से अच्छी बनती है, लेकिन अगर भारत के ईरान से अच्छे रिलेशन होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बिगड़ सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये था कि इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे जिनको वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है, सिर्फ रशिया ही उन्हें रिकॉग्नाइज़ करती है। ठीक है। तो ये एक रीज़न था। इसमें कावाकाज में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इसका वैसे रियल नाम कॉकसस 2020 था। ठीक है। हिंदी वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रज्ञान अपना टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया मॉक 14 तारीख को, हिंदी में अवेलेबल रहेगा। आप वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सोनेरेटिया एल्बा। रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है? कोई केले की स्पीसीज़ है, जिंजर अदरक की है, टर्मरिक हल्दी की है, या फिर कोई मैनग्रोव ट्री है? देखो ये सोनेरेटिया एल्बा है ना, ये मैनग्रोव की स्पीसीज़ है और मेनली जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट बन गया है, जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने किसी मैनग्रोव ट्री को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है। अब कोई ये सोचेगा कि भाई इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है। 2016 या शायद 2015 के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। उसमें यह दिया हुआ था कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने राज्य में स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो इस तरीके का ये हमें पता होना चाहिए। और उससे शायद 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये दिया हुआ था कि अंडमान के अंदर एक केले की स्पीसीज़ थी। ठीक है। केले की एक प्रजाति है, बहुत काफ़ी लंबा वो केला था, केले का पेड़ था, उसके बारे में दिया हुआ था कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट या यूटी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सोनेरेटिया एल्बा का हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मैनग्रोव जो ट्रीज़ हैं उनकी क्या स्पेशल खास बातें क्या होती है, या भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे मैनग्रोव्स हमें मिलते हैं। ठीक है। मैनग्रोव्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैनग्रोव के क्या मतलब मैनग्रोव को कौन कौन से खतरे हैं, क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है। तो हिंदी वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज का सेशन एंड होने से पहले